Dear students, we are going to start today arithmetic progressions. अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो है वो 10th में ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपको 11th और 12th में भी पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली ये टॉपिक 11th में आएगा, लेकिन जो बच्चे जेई की तैयारी करेंगे उन सारे बच्चों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो टॉपिक है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस बोलिए, सीक्वेंस एंड सीरीज बोलिए, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका एक टॉपिक है, उसी का एक सब टॉपिक है 11th में अपन इससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे दोस्तों। और 11th में ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अलजेब्रा ब्रांच में। तो बेसिकली ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आज अपन करने क्या वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे सीक्वेंस, देन डिफाइन करेंगे सीरीज, देन डिफाइन करेंगे प्रोग्रेशंस, और अपन प्रोग्रेशंस और सीक्वेंस में डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे। फिर प्रोग्रेशंस का एक स्पेसिफिक केस है दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो अपन डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इसका जनरल टर्म, इसका nth टर्म डिस्कस करेंगे। nth टर्म के बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो कि प्रॉब्लम्स का बैंड बजाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो ये सारी चीजें दोस्तों अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये एपी की कहानी है, और एपी के क्वेश्चंस जब अपन सॉल्व करेंगे तो मैं आज आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स अपने को मिलेंगे और उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, सभी को ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। तो सभी जब एंड तक देखेंगे तो एपी में आप इतना कंफर्टेबल हो जाएंगे कि एपी पर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो अपन उसको फोड़ पाएंगे, उसका बैंड बजा पाएंगे। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग केयरफुली। और माई गुरु का चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों की केयर करेंगे। सो शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो दैट। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों। तो अपन स्टार्ट करने जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस है, तो यहां पर डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। उससे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों कि सीक्वेंस का फंडा क्या है। तो अपन ऐसा समझते हैं दोस्तों कि अपन एक ग्रुप ऑफ ट्रीज ले लेते हैं, है ना, कुछ ग्रुप्स ले लेते हैं ट्रीज के। जैसे अपन ने कहा फर्स्ट ग्रुप, इसमें 1 ट्री है, सेकेंड ग्रुप में 3 ट्रीज है, थर्ड ग्रुप में 5 ट्रीज है, फोर्थ ग्रुप में 7 ट्रीज है, और फिफ्थ ग्रुप में 9 ट्रीज है। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है उसको अपन फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोल सकते हैं। सेकंड ग्रुप को सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोल सकते हैं जिसमें 3 ट्रीज थे दोस्तों, और थर्ड ग्रुप को अपन थर्ड टर्म बोल सकते हैं जिसमें 5 ट्रीज हैं, और फोर्थ को अपन फोर्थ टर्म बोल सकते हैं जिसमें 7 ट्रीज है, और फिफ्थ को जिसमें 9 ट्रीज है दोस्तों उसको T5 फिफ्थ टर्म बोल सकते हैं। तो एक्चुअली इस सीक्वेंस में एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो हो रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये पहले जो टर्म अपने पास था उसमें 1 ट्री है, और सेकंड वाले में सेकंड टर्म में 3 ट्रीज हैं, थर्ड में 5 हैं, और फोर्थ में 7 है दोस्तों, और फिफ्थ में 9 है। तो इसका मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर है, डिफरेंट रूल है। रूल क्या है दोस्तों कि सेकंड और फर्स्ट का जो डिफरेंस है वो 2 है, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस भी 2 है, फोर्थ और थर्ड का भी डिफरेंस 2 है। इसका मतलब अगर अपन प्रीवियस टर्म में, है ना, अपन ठीक है लास्ट टर्म में अगर 2 ऐड कर दे तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है। तो सीक्वेंस का मतलब ही दोस्तों यही होता है कि ये कुछ रियल नंबर्स का एक डेफिनेट अरेंजमेंट है अंडर सम पर्टिकुलर रूल। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ और डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स अंडर सम डेफिनेट रूल। तो दिस इज अ रूल, डेफिनेट ऑर्डर का एक रूल है, डेफिनेट ऑर्डर का एक अरेंजमेंट है दोस्तों। तो ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस में जैसे अपन दोस्तों अपन ऐसे मान लेते हैं कि अपन को कुछ और एक दूसरा अपन ऐसे ले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप ले लेते हैं, क्लियर। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, फिजिक्स पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं 9, और मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं दोस्तों 27, एंड एसएसटी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मान लेते हैं 81। तो एक्चुअली अपन ने देखा कि ये जो सीक्वेंस अपने पास है इसमें जिसमें फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 3 थे उसको अपन फर्स्ट टर्म बोल देते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। सेकंड टर्म में दोस्तों ठीक है कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं 9, एंड थर्ड टर्म में दोस्तों कितने आ रहे हैं 27, एंड फोर्थ टर्म में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या फोर्थ ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं दोस्तों 81। तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर जो रूल अपने पास आ रहा है सीक्वेंस में, अगर अपन डिफाइन करें तो फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म उसका स्क्वायर है, थर्ड टर्म उसका क्यूब है, फोर्थ टर्म उसका होल टू द पावर 4 है।
तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर एक डेफिनेट ऑर्डर अपने पास है अंडर सम गिवन रूल और अंडर सम पर्टिकुलर रूल, तो इसी को सीक्वेंस बोलते हैं दोस्तों। तो सीक्वेंस को एक दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is natural number and range is set of real numbers or subset of real numbers। तो बेसिकली अपन देखो दोस्तों कि जो डोमेन है, डोमेन क्या होता है दोस्तों, डोमेन को अपन बोलते हैं सेट ऑफ इनपुट्स और रेंज को बोलते हैं दोस्तों सेट ऑफ आउटपुट्स। तो ये जो सीक्वेंस है दोस्तों, इसको डिनोट करने का तरीका है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट tn और कर्ली ब्रैकेट an और f ऑफ कर्ली ब्रैकेट f ऑफ n। तो दोस्तों ठीक है, सीक्वेंस को डिफाइन करा है अपन ने फंक्शन के फॉर्म में। फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके 11th 12th क्लास में आएगा, आगे कैलकुलस में। तो फंक्शन अपन ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि फंक्शन एक मशीन होती है जिसमें अपन कुछ इनपुट डालते हैं तो कुछ आउटपुट निकलता है। तो एक्चुअली ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर f ऑफ n अपन ने लिखा है दोस्तों, तो जब आप n इक्वल्स टू 1, इसमें इनपुट्स क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपको पता है काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि जो nth टर्म है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn इक्वल्स टू अपने पास आ रहा है कर्ली ब्रैकेट f ऑफ n। तो यहां पर जो fn है दोस्तों ये nth टर्म है। यहां पर ये जो an आपने लिखा था ये जनरल टर्म है, nth टर्म है, और यहां पर जो आपने tn लिखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो भी जनरल टर्म है, nth टर्म है दोस्तों। तो अगर मैं सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म डिफाइन करूं तो t1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो f ऑफ 1। तो अगर मैं n इक्वल्स टू इनपुट जो है आपने नेचुरल नंबर 1 अगर पुट करा है तो फर्स्ट टर्म आ रहा है। इनपुट अगर आप नेचुरल नंबर 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आएगा। इनपुट अगर नेचुरल नंबर 3 पुट करोगे f ऑफ 3 जो होगा वो t3 आएगा, थर्ड टर्म आएगा। n इक्वल्स टू 4 पे t4 आएगा, और ऐसे करते करते अपन पूरे सीक्वेंस के n टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर नोट करके एक चीज इंपॉर्टेंट समझ लीजिए दोस्तों कि सीक्वेंस में इट इज नॉट नेसेसरी दैट its nth term is defined by some particular rule or nth term can be given by some certain formula। तो सीक्वेंस में ये जरूरी नहीं है कि उसका nth टर्म एक सर्टेन फॉर्मूले से डिफाइन किया जा सके, जबकि प्रोग्रेशन का ये नेसेसिटी है कि उसका nth टर्म एक जनरल फॉर्मूले से, एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से, एक सर्टेन फॉर्मूले से डिफाइंड होगा। इसलिए अपने सिलेबस में प्रोग्रेशंस होते हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं दोस्तों। तो सीक्वेंस में कुछ और एग्जांपल्स अपन लेते हैं, लाइक कर्ली ब्रैकेट 1 अपॉन n स्क्वायर। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि nth टर्म अपना 1 अपॉन n स्क्वायर है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, अगर मैं कर्ली ब्रैकेट 1 अपॉन n स्क्वायर डिफाइन करूं दोस्तों, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 अपॉन 1, सेकंड टर्म क्या होगा 1 अपॉन 4, थर्ड टर्म क्या आएगा 1 अपॉन 9, फोर्थ टर्म क्या आएगा 1 अपॉन 16। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो ये सीक्वेंस में इनपुट क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर्स, आउटपुट्स क्या आ रहा है 1 बाय 4। तो जो आउटपुट्स है दोस्तों, जो रेंज है वो रियल नंबर्स हो सकता है, जबकि जो नंबर ऑफ टर्म्स है, एक्चुअली नेचुरल नंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनपुट है वो नंबर ऑफ टर्म है कि कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म तो इनपुट इज n इक्वल्स टू 1, सेकंड टर्म तो इनपुट इज n इक्वल्स टू 2, थर्ड टर्म तो इनपुट इज n इक्वल्स टू 3। दैट्स व्हाई टेक 1 अपॉन 9 इज योर थर्ड टर्म, 1 अपॉन 16 इज योर फोर्थ टर्म, 1 अपॉन 25 इज योर फिफ्थ टर्म। तो ये सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट सीक्वेंस एक और एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटीफुल एग्जांपल, कर्ली ब्रैकेट n स्क्वायर। तो इट मींस ठीक है, हियर फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज 4, थर्ड टर्म इज 9, फोर्थ टर्म इज 16। नेक्स्ट एक और एंड सो ऑन, है ना, इनफाइनाइट तक ये सीरीज जा सकते हैं जब तक कि अपन इसको नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन ना करें। अगर हम 100th टर्म तक जाएंगे तो 100th टर्म 100 स्क्वायर डिफाइंड हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कर्ली ब्रैकेट n अपॉन n प्लस 1। तो n upon n plus 1 is what? That definite rule under which sequence is defined, जिसके अंडर हमने सीक्वेंस को डिफाइन किया है। n upon n plus 1 वो पर्टिकुलर रूल है, डेफिनेट ऑर्डर में रियल नंबर्स को अरेंज करके सीक्वेंस को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर डेफिनेशन अपन ने देख रखा है दोस्तों, क्लियर। तो अपन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट n upon n plus 1, तो इसका जो फर्स्ट टर्म आ रहा होगा दोस्तों t1 अगर मैं डिफाइन करूं तो दैट इज 1 upon 2, t2 is 2 upon 3, t3 is 3 upon 4, 4 upon 5, 5 upon 6 and so on।
क्या बात है दोस्तों, सीक्वेंस डिफाइन करने का तरीका आपको कंफर्टेबली आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट, सीरीज की बात करते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ सीरीज की बात करें तो सीरीज क्या होता है दोस्तों, जो सीक्वेंस के n टर्म्स है या 100 टर्म्स है, n इक्वल्स टू 100 अगर है, n इक्वल्स टू 200 तो 200 टर्म्स है, उनका जो सम होता है, समेशन जो है वो सीरीज कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं कि सीरीज इज डिफाइंड बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, और सीरीज is nothing but the summation of n terms or infinite terms of the sequence, you can say it. So this is the way to define a series. Okay, तो series में अपन जैसे मान लीजिए summation का फॉर्म, अगर मैंने nth term of the sequence, let nth term of the sequence is tn, then summation can be given by sigma tn from n equals to 1 to n. तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, यहां पर n हमारा 1 to n मूव कर रहा है। ये जो f ऑफ आपने tn रख रखा है, ये इसको आप tr भी बोल सकते हैं। It also can be written as sigma tr, where r is moving from 1 to n, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो tr जो है आपका rth टर्म या जनरल टर्म कहलाता है दोस्तों, और r जो है मूव कर रहा है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं दोस्तों, उसको अपर लिमिट बोलते हैं। इट मींस r is moving from 1 to n. n can be 100, 200, 10 और 20, नंबर ऑफ टर्म्स जितनों का सम अपने को चाहिए। आई थिंक बहुत क्लियर होगा आप लोगों को। तो सीरीज का मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता कि फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं दोस्तों सिग्मा n मान लेते हैं, सिग्मा n अपन ने बोला वेयर n इज मूविंग फ्रॉम 1 to 100 अपन ने बोल दिया। दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स, तो 1 + 2 + 3 अप टू 100, यू कैन राइट इट। तो ये समेशन ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट अपन दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों, चेक करते हैं। Progression is nothing but a sequence which is defined by a definite rule, and its nth term or general term can be defined or must be defined, you can say must be defined in terms of n. तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में दोस्तों यही डिफरेंस है कि प्रोग्रेशन का nth टर्म जो है वो n के टर्म में डिफाइंड होना चाहिए, जनरल टर्म जो है दोस्तों वो n के टर्म में डिफाइंड होना चाहिए, जबकि सीक्वेंस में ये कंपलसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि उसका nth टर्म डिफाइंड हो। तो यू कैन से दैट प्रोग्रेशंस आर ऑलवेज अ सीक्वेंस while sequence is not necessarily a progression. तो you can say that कि सीक्वेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि प्रोग्रेशन हो, बट प्रोग्रेशन जरूर से जरूर सीक्वेंस होगा। तो अपन आते हैं दोस्तों ठीक है प्रोग्रेशन में। नेक्स्ट अपन डिफाइन करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो अपना सिलेबस का पार्ट है या जिस पर अपने को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम से सॉल्व करने हैं 10th स्टैंडर्ड में। क्लियर? तो अपन डिफाइन करते हैं दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको पता है हर प्रोग्रेशन के लिए एक पर्टिकुलर रूल होता है दोस्तों। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अ रूल। इट्स रूल इज व्हाट tn minus 1 equals to constant, and this constant is a real number and this constant is called common difference। तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेट रूल क्या है दोस्तों कि इसके कॉन्सेक्यूटिव टू टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो tn minus 1 it means what, t2 minus t1 equals to t3 minus t2 equals to t4 minus t3 and so on equals to common difference say d। तो इसको अपन कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये हर दो टर्म, कोई भी प्रीवियस और नेक्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो d के बराबर होता है। वो d बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। d कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। अगर d पॉजिटिव है, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन ap इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ap, इफ d इज लेस देन 0 देन ap इज कॉल्ड डिक्रीजिंग AP। क्लियर? तो अगर D नेगेटिव है तो AP डिक्रीज करता है। मतलब डिक्रीजिंग AP का मतलब क्या है दोस्तों कि T2 इज, चेक करिएगा दोस्तों, T2 इज डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूं, तो T2 इज लेस देन T1, T3 इज लेस देन T2, T4 इज लेस देन T3। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से छोटा है।
और इंक्रीजिंग एपी का मतलब क्या है दोस्तों, वो भी चेक कर लेते हैं कि T2 is greater than T1 and T3 is greater than T2, T4 is greater than T3, T5 is greater than T4, तो it means ठीक है next term is greater than the previous term, तो ये इसको increasing AP कहा जाता है दोस्तों। और इस केस में D greater than 0 होगा, और अगर D less than 0 है तो उस केस में decreasing AP आती है दोस्तों, क्लियर। तो D अगर less than 0 नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट वाले से छोटा होगा, थर्ड सेकेंड वाले से छोटा होगा, फोर्थ थर्ड वाले से छोटा होगा, और छोटे टर्म्स अपने को मिलते जाएंगे। तो हो सकता है एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा टर्म 0 होगा या कौन सा टर्म फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगा। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि भाई कोई भी एपी आपको दे देंगे लाइक 10, 8, 9 या 100 से शुरू करते हैं, चलो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एन एग्जांपल लेट द सीक्वेंस इज गिवन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन 100, 98, 96, 94 and so on. So find the number of term which is negative. फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये बताना है कि कौन से नंबर का टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। कर सकते हैं आसानी से। अभी आते हैं अपन क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपन आते हैं दोस्तों ठीक है एपी में। एपी के केस में अगर अपन nth टर्म की बात करें, आई थिंक एपी का रूल आपको समझ आया होगा। एपी में जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये इस रूल से आती है दोस्तों कि T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो यहां से एपी का इंपॉर्टेंट रूल आ रहा है 2 times T2 equals to T1 plus T3 and T2 can be written as T1 plus T3 upon 2. Here this T2 is called arithmetic mean of T1 and T3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अपन ये कह सकते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों कि यहां से एपी डिफाइन की जाती है। ये एपी का यूनिक रूल है। मींस अपन ये कह सकते हैं इफ एनी 3 टर्म्स satisfied to this rule then these terms will be in AP and इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या है, if 3 terms are in AP then this rule must be satisfied। क्लियर। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है। 3 terms अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो वो AP में होंगे। कोई भी 3 terms अगर AP में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर। तो अब अपन आते हैं दोस्तों ठीक है nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म ऑफ एन AP में अपन बात करते हैं दोस्तों, अपन फर्स्ट टर्म को A मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को D मान लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। अब अपने को फर्स्ट टर्म अगर A गिवन है और कॉमन डिफरेंस D है तो आई थिंक बाय द रूल ऑफ AP वी कैन से T2 जो होगा सेकंड टर्म दैट वुड बी A plus D, T3 वुड बी A plus 2D, T4 वुड बी A plus 3D। इट मींस यहां से अगर अपन यही सिस्टमैटिक रूल जो है वो फॉलो करें दोस्तों तो Tn अपने पास आ रहा होगा A plus n minus 1 into D। इसको अपन मार्क करते हैं दोस्तों, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन AP। तो कभी भी एपी का जनरल टर्म अपने को निकाला है दोस्तों तो A plus n minus 1 into D। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। nth टर्म में A इन्वॉल्व है फर्स्ट टर्म, n इन्वॉल्व है जो नंबर ऑफ टर्म अपने को चाहिए तो n इन्वॉल्व है दोस्तों, D कॉमन डिफरेंस इन्वॉल्व है, तो इसका 3 अननोन्स इन्वॉल्व है, और एक आपका nth टर्म Tn। तो इसका 4 थिंग्स आर इन्वॉल्व हियर। तो 4 थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस फॉर्मूला। तो प्रॉब्लम्स कैसा बनेगा दोस्तों, मोटा मोटा आइडिया दिमाग में चिपका लीजिए कि आपको 3 थिंग्स गिवन होगी, 4th निकालना होगा। A गिवन होगा, D गिवन होगा एंड A n गिवन होगा तो अपन Tn निकाल सकते हैं। Tn गिवन होगा, n गिवन होगा, D गिवन होगा तो A निकाल सकते हैं। A गिवन होगा, D गिवन होगा, Tn गिवन होगा तो n निकाल सकते हैं। तो इसलिए कोई भी 3 थिंग्स अगर अपने को गिवन है प्रॉब्लम में, ये मोटा मोटा आइडिया दिमाग में चिपका लीजिए दोस्तों। जैसे ही आपने देखा कि T11 मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, T11 11th टर्म अपने को गिवन है दोस्तों, T11 गिवन है एंड A is 2। सपोज T11 का कुछ वैल्यू गिवन है 30 मान लेते हैं। लेट T11 is given equals to 30, A equals to 2 है एंड कॉमन डिफरेंस इज से ठीक है, कॉमन डिफरेंस अपने को निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ D। अगर आपसे बोलता है तो खटाक से अपन Tn equals to A plus n minus 1 into D लगाएंगे, Tn की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू पुट करेंगे, D आपके पास आएगा और ये प्रॉब्लम दम तोड़ देगा। ध्यान रखिए दोस्तों।
डियर स्टूडेंट्स, अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एपी करने वाले हैं, जिस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो वन बाय वन अपन प्रॉपर्टीज को देखते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करके अपन हेडिंग लगा देते हैं दोस्तों। फर्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन से फर्स्ट प्रॉपर्टी जो अभी अपन ने डिफाइन किया था उसको मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एपी। प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? इफ थ्री टर्म्स आर गिवन, इफ थ्री नंबर्स आर गिवन इन एपी, देन मिडिल term equals to sum of the first and last term upon 2. क्लियर? मैंने क्या बोला दोस्तों? फिर से चेक करते हैं। If three numbers are given in AP, if three numbers are given in AP, then middle term equals to first plus last upon 2. इसको अपन ने वो अरिथमेटिक मीन बोला था, याद होगा दोस्तों। तो अपन इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कहीं पर आपको प्रूव करना हो कि कोई भी थ्री नंबर्स अपने को गिवन है। जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन है, यहां देखिए ध्यान से, क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। चेक करिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चेक करते हैं कि ABC थ्री नंबर्स आर इन AP, देन प्रूव दैट B plus C, C plus A and A plus B are in AP। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसको अगर अपने को प्रूव करना है, सॉल्यूशन अपन चेक करते हैं। तो इसका गिवन क्या है दोस्तों? गिवन दैट 2b equals to a plus c। मैंने क्या बोला था दोस्तों कि अगर थ्री नंबर्स AP में गिवन है तो 2 times of middle term equals to sum of last and first terms। तो क्लियर, यहाँ पे 2b equals to a plus c ये गिवन है। प्रूव क्या करना है दोस्तों? अब अपने को थ्री नंबर्स को AP प्रूव करना है, तो भी यही प्रूव करना है। अपने को प्रूव क्या करना है? टू प्रूव दैट 2 times middle term क्या है? B plus C, C plus A, A plus B। तो 2 times C plus A equals to B plus C plus A plus B। जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए एक स्टेप आगे अपन सॉल्व करते हैं, तो फिर से वही जो गिवन था 2b equals to A plus C एक ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है। इट मींस दिस स्टेटमेंट जो अपने को प्रूव करना था वो भी ट्रू होगा, हेंस प्रूव्ड। तो यहां से अपन ने प्रूव कर दिया दोस्तों कि अगर एक कंडीशन अपने को गिवन है तो दूसरे जो थ्री नंबर्स होंगे वो भी एपी में होंगे। ऐसे बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों जिनमें अपने को प्रूव करना होता है कि थ्री नंबर्स एपी में है, अगर तीन नंबर्स एपी में दिए हैं तो दिए के लिए आप यही सेम कंडीशन को एज्यूम कर लीजिए या गिवन मान लीजिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपको एपी में प्रूव करने हैं उनके लिए सेम कंडीशन को सैटिस्फाई करा दीजिए, तो वो तीनों नंबर्स एपी में प्रूव हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं ध्यान से। सम ऑफ एनी टू इक्विडिस्टेंट टर्म्स ऑफ एपी आर इक्वल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या बोला? सम ऑफ any two equidistant terms from beginning and end are equal। सम ऑफ, यहां पर देख लेते हैं ध्यान से, सम ऑफ एनी टू इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि फर्स्ट टर्म t1 प्लस लास्ट टर्म tn, तो t1 प्लस tn इक्वल्स टू t2 प्लस tn माइनस 1 इक्वल्स टू t3 प्लस tn माइनस 2। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का जो सम है वो सेकंड और सेकंड लास्ट के सम के बराबर होगा, प्लस थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म के बराबर होगा, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट टर्म के बराबर होगा, एंड सो ऑन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों कि एपी में फर्स्ट और लास्ट का जो सम होता है वही सेकंड और सेकंड लास्ट। और इसका प्रूफ बड़ा आसान है दोस्तों, क्योंकि देखिए फर्स्ट और लास्ट में का जो सम होगा, सेकंड में आपने डी ऐड किया है और सेकंड लास्ट में डी सब्ट्रैक्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली वो डी डी कैंसिल हो जाएगा और फिर से फर्स्ट प्लस लास्ट आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड और थर्ड अगर की अपन बात करें, थर्ड एंड थर्ड लास्ट की, तो उस केस में भी यही है, उसमें 2d ऐड होगा और उसमें 2d सब्ट्रैक्ट होगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, और फिर से फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स का सम आ जाएगा। तो अपन नेक्स्ट वैरायटी के थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं दोस्तों। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों जिन पर खूब सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब कई बार पता है क्वेश्चन में क्या करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। तो ट्विस्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, ज्यादातर पब्लिक जो होती है ना, स्टार्टिंग से nth टर्म निकाल लेती है। अगर मैं बोलूं बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म निकालिए तो निकाल लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए एंड से फिफ्थ पूछ लेते हैं। तो अगर कभी भी थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ यू हैव टू फाइंड rth टर्म फ्रॉम एंड, देन इट वुड बी इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपको एंड से लास्ट से अगर rth टर्म चाहिए तो आप वहां से मत निकालिए, आप बिगिनिंग से n माइनस r प्लस 1th टर्म निकाल लीजिए। मान लीजिए लेट 10 टर्म्स आर गिवन इन एपी, अगर 10 टर्म्स एपी में अपने को गिवन है, लेट 10 टर्म्स आर गिवन इन एपी एंड वी हैव टू फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से फोर्थ टर्म अपने को चाहिए, देन वी शुड फाइंड the seventh term from the beginning। क्यों भाई? क्योंकि n equals to 10 है दोस्तों, r equals to 4 है,
प्लस 1, तो 10 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 7. So we should find seventh term from the beginning. So you can say fourth term from the end equals to seventh term from the beginning. तो इसका मतलब दोस्तों अपन कह सकते हैं कि अगर कभी भी आपको एंड से आरथ टर्म निकालना है दोस्तों, तो आंखों में चमक, खड़ाक, अपन को क्या निकालना है दोस्तों, n माइनस आर प्लस वनथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा दोस्तों. अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों. एक और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम पूछते हैं, मिडिल टर्म ऑफ एन एपी. तो एपी का मिडिल टर्म निकालना होता है दोस्तों. तो हाउ वी कैन फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी. तो बेसिकली ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मिडिल टर्म्स ऑफ एन एपी अपन हेडिंग लगा देते हैं दोस्तों. क्लियर. तो अपन को क्या करना है दोस्तों, मिडिल टर्म निकालना. मिडिल टर्म के केस में दो केसेस बनेंगे दोस्तों. एपी में ये भी हो सकता है कि इवन नंबर ऑफ केसेस हो, मान लेते हैं 10 टर्म्स अपने को गिवन है, या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं, 11 नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं. आप खुद से सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों, कि अगर यहां पर मैं 10 स्टूडेंट्स बिठा देता हूं, सपोज ठीक है, यहां पर ए से लेकर के अपन ने जे तक 10 स्टूडेंट्स को बिठा दिया. क्लियर. तो अगर मैं 10 स्टूडेंट्स यहां पर बिठा देता हूं, खट 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 10 स्टूडेंट्स बिठा दिया, तो जो मिडिल टर्म होगा दोस्तों क्या होगा, 4 स्टूडेंट्स को इधर हटाइए, 4 स्टूडेंट्स को इधर हटाइए, फिफ्थ और सिक्स्थ जो होंगे दोस्तों ये मिडिल टर्म्स होंगे. तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इनकी अपन ने मुंडी पकड़ ली है फिफ्थ और सिक्स्थ वालों की. तो इसका ये मिडिल टर्म्स है. 4 इधर हटाया, 4 उधर हटाया, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर योर मिडिल टर्म्स. तो अपन यहां पे केस 1 बना लेते हैं. इफ n इक्वल्स टू इवन, मिडिल टर्म्स निकालने के लिए केस 1, अगर n इक्वल्स टू इवन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन इक्वल्स टू इवन. अगर अपने को इवन गिवन है तो उस केस में देयर आर 2 मिडिल टर्म्स. वन इज फोर्थ, देखिए 10 था अपने पास, तो अपने पास मिडिल टर्म्स क्या था, फिफ्थ. तो 1 इज n बाई 2 एंड अदर इज n बाई 2 प्लस 1. तो इसका फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर 2 मिडिल टर्म्स. क्लियर. अभी अपन क्या करते हैं दोस्तों, एक स्टूडेंट इसी में और बिठा देते हैं. तो नेक्स्ट केस आ जाएगा केस 2 इफ n इक्वल्स टू ऑड. तो यहां पर अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए दोस्तों, 11. तो यहाँ पे 1 से लेकर के 11 स्टूडेंट्स अपन ने खट 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 11 स्टूडेंट, या आप कहो तो केक्स ले लेता हूं, तो 11 केक्स रख देते हैं. यहाँ पे 11 पेस्ट्रीज अपने को दी हुई है, तो 11 पेस्ट्रीज है. अब अपन ने बोला कि भाई अक्षत कोई बच्चा है जो आकर के मिडिल वाली पेस्ट्री खाएगा. क्लियर. यहाँ पर दोस्तों 11 पेस्ट्रीज रखी हुई है, 1 to 11 पेस्ट्रीज अपने पास रखी हुई है दोस्तों. और इसमें से मैंने कहा कि अक्षत इज अ बॉय हु कैन ईट द मिडिल पेस्ट्री ऑफ दीज 11 पेस्ट्रीज. तो अब अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, मिडिल निकालना तो आना चाहिए. तो अपन ने 5 इधर हटाया, 5 उधर हटाया, और जो मिडिल था दोस्तों ठीक है वो क्या था, 6th पेस्ट्री था. तो इसका अपन कह सकते हैं दोस्तों ठीक है कि इन केस ऑफ n ऑड, मिडिल टर्म इज n प्लस 1 बाई 2, बिकॉज 11 n इक्वल्स टू 11 था, 6th अपना मिडिल टर्म है, तो 11 प्लस 1 बाई 2, तो 6th टर्म इज योर मिडिल टर्म इन केस ऑफ n ऑड. तो n ऑड के केस में याद रखिए दोस्तों n प्लस 1 बाई 2 विल बी योर मिडिल टर्म, एंड इवन के केस में दोस्तों याद रखिए n बाई 2 इज द फर्स्ट मिडिल टर्म एंड n बाई 2 प्लस 1 इज द सेकेंड मिडिल टर्म. 2 मिडिल टर्म्स होते हैं दोस्तों n इवन के केस में, और n ऑड के केस में 1 मिडिल टर्म होता है. नेक्स्ट अपन कुछ और प्रॉपर्टीज हैं एक दो, वो भी अपन करते हैं. और एपी बहुत अच्छे से आप अगर लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर आपने एपी में ये वीडियो देखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बल्कि आप क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को फोड़ेंगे. नाउ नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, इफ 2 APs आर एडेड, 2 APs are added or subtracted. Let's suppose ठीक है this is your AP1 and let this is your AP2. यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों A1, A2, A3, A4, AN, ये एक AP अपने को दी है. और नेक्स्ट दूसरी AP मान लेते हैं दोस्तों B1, B2, B3, B4 अप टू BN. तो यहाँ पर 2 APs के n टर्म्स अपने को दिए हैं दोस्तों. तो अपन को प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर दोनों APs को AP1 और AP2 को अगर ऐड कर दिया जाए तो इनकी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होंगे उसके भी करस्पॉन्डिंग टर्म्स AP में होंगे. तो इफ 2 APs आर एडेड, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इफ 2 APs आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन देयर करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर आल्सो इन एन AP. क्लियर. तो देयर करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर आल्सो इन AP.
है ना। तो इसका मतलब वो भी एक एपी फॉर्म करेंगे, वो भी एक एपी बनाएंगे। ओके, तो अपन ने यहाँ पर जैसे A1 प्लस B1 जो करस्पॉन्डिंग रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या रहेगी, देखिए दोस्तों A1 प्लस B1 दिस इज फर्स्ट टर्म, A2 प्लस B2 सेकंड टर्म, A3 प्लस B3, तो A1 प्लस B1 इस रिजल्टिंग सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म होगा, ये भी एक एपी है, और ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है दिस इज आल्सो एन एपी। क्लियर। तो अब नेक्स्ट में इसी में अगर सब्ट्रैक्शन कर देता मैं, नेक्स्ट अपन एक और रिजल्टिंग सीक्वेंस बना लेते हैं सब्ट्रैक्शन वाली कि A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3, दिस सीक्वेंस, दिस सेकंड सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। तो सब्ट्रैक्शन से फॉर्म करिए या एडिशन से फॉर्म करिए, बोथ द सीक्वेंसेस आर एन एपी। क्लियर। अब नेक्स्ट अपन आते हैं, इसी में एक और प्रॉपर्टी है दोस्तों कि अगर मान लेते हैं दोस्तों, ये हटा देते हैं, एक एपी यहां पर ले लेते हैं A1, A2, A3 अप टू AN, ये एक एपी है। अगर मैं इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी कोई कांस्टेंट लेता हूं, के पॉजिटिव कांस्टेंट लेता हूं थोड़ी देर से, ये नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो अगर के नॉन जीरो कांस्टेंट अपने को गिवन है एंड इसके कांस्टेंट को मैं इस एपी में ऐड कर दूं, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आ रहा होगा, सारे टर्म्स में के ऐड हो जाएगा, लाइक A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के अप टू AN प्लस के, या सब्ट्रैक्ट कर दूं एक दूसरी सीक्वेंस A1 माइनस के, A2 माइनस के, A3 माइनस के अप टू AN माइनस के, या मल्टीप्लाई कर दूं KA1 KA2 KA3 KAN, या डिवाइड कर दूं A1 अपॉन के, A2 अपॉन के, A3 अपॉन के और AN अपॉन के। तो ये चारों रिजल्टिंग सीक्वेंसेस आर आल्सो एन एपी। क्लियर। तो ये सारी सीक्वेंसेस भी एपी में है। तो यहां पर रूल देख लेते हैं दोस्तों, इफ एनी स्केलर और एनी कांस्टेंट k इज मल्टीप्लाइड विद ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अगेन एन एपी। क्लियर। तो वो भी एक एपी होगी दोस्तों। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं आपको एक दो टिप्स देता हूं दोस्तों। अगर आपको कहीं पर भी अच्छा परफॉर्म करना है दोस्तों, अगर आपको मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या किसी में भी अच्छे से परफॉर्म करना है दोस्तों, तो उस केस में आपको थोड़ा सा अपनी मन की आंखों को खोलना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूं, आप एक दो स्टेप्स ज्यादा देखना शुरू करिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, या कोई भी मैथमेटिक्स का टॉपिक हो दोस्तों, आपको पता है मैथमेटिक्स में ओनली अपनी रिक्वायरमेंट होती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुन रखा होगा दोस्तों, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। कबीरदास जी का दोहा है दोस्तों, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, इसका मतलब प्रैक्टिस से एक मूर्ख आदमी भी एक बुद्धिमान आदमी हो जाता है। तो मेरे होनहार विद्वानों, अपनी शक्ति को पहचानो, और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो दोस्तों, तो दो चार स्टेप्स आगे की देखो, थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ाओ, और दो चार स्टेप्स बाद ये देखो कि क्या होने वाला है, क्या मैं फंस जाऊंगा, क्या मैं निकल जाऊंगा। अगर ये स्टेप से मैं निकल सकता हूं तो वो स्टेप ट्राई करिए, अगर मैं फंस जाऊंगा तो दूसरा स्टेप सोचिए। क्योंकि दोस्तों गिव अप नहीं करते हैं, जितने अच्छे से प्रॉब्लम्स को आप ट्राई करते रहेंगे, गिव अप मत करिए। माई गुरु का चैनल सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अपन लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। माई गुरु आपका सच्चा दोस्त है, आपके दोस्त की तरह खड़ा रहेगा। तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर ये लिख करके बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको और क्या चाहिए। आपको 10th आपका बोर्ड्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, और मैं सच बताऊं आपको, इस 10th के रिजल्ट से पूरा सोसाइटी, आपके चाचा, मामा, बुआ, फूफा, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, सब एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में कैसा है और कहां तक जाएगा। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों। तो वो सोशल प्रेशर तो होता ही है बोर्ड्स का, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप रहता है, आप अच्छा अपने लिए सोचते हैं, और आपको लगता है कि मैं बड़ा कमाल कर सकता हूं अगर मैंने 10th के बोर्ड्स में ये कमाल किया है। तो इसलिए कीप ऑन स्टडिंग, और अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए।